हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम भारतीय न्याय संहिता 2023 में जनरल एक्सेप्शन के टॉपिक में राइट टू प्राइवेट डिफेंस को कॉन्सेप्ट के साथ में कवर करेंगे। ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट है ये बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा सेक्शन 34 से लेकर के 44 तक डिस्कस किया गया है। पुराना एक्ट जो था आईपीसी उसका चैप्टर 4 था और सेक्शन 96 से लेकर के 106 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में प्रोविजन दे रखा था। तो बीएनएस पढ़ रहे हैं तो बीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। बीएनएस के सेक्शन 34 से लेकर के 44 तक 34 से लेकर के 44 तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस के बारे में प्रोविजन दे रखा है चैप्टर 3 ऑफ बीएनएस। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 34 राइट टू प्राइवेट डिफेंस। अब देखो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस होता क्या है, आत्मरक्षा का अधिकार क्या होता है। तो किसी भी व्यक्ति को बीएनएस में ये प्रोविजन दे रखा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर के लिए और संपत्ति के लिए प्रतिरक्षा का अधिकार होगा। ठीक है, अगर प्रतिरक्षा में अपने शरीर की प्रतिरक्षा में और संपत्ति की प्रतिरक्षा में कोई अपराध कर दिया जाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कवर हो जाएगा। ये बात सेक्शन 34 में दे रखी है। मान लो एक व्यक्ति है जो जा रहा होता है और बी सामने से आता है और ए पर लाठियों से वार करता है। तो यहाँ पर ए के पास में ये अधिकार है कि वो अपनी जान बचाने के लिए बी के वार को रोक सकता है और बी को सती भी कारित कर सकता है अपनी जान बचाने के लिए। तो ए अगर कोई सती कारित करता है बी को, तो यहाँ पर ए के द्वारा किया गया कार्य आत्मरक्षा के कार्य में आ जाएगा, यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आ जाएगा और उसका ए का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। यही बात बोली गई सेक्शन 34 में। दो प्रकार के राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको मिलेंगे, एक आपकी बॉडी के प्रति, शरीर के प्रति मिलेगा और दूसरा प्रॉपर्टी के प्रति आपको मिलेगा। यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस आपको शरीर के प्रति कारित होने वाले अपराधों में मिल जाएगा और संपत्ति के प्रति कारित होने वाले अपराधों में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। अब जनरल जो रूल है वो है कि जो ये ड्यूटीज़ हैं, आपके शरीर और संपत्ति की रक्षा की ड्यूटी होती है स्टेट की। ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि स्टेट हर बार पुलिस अधिकारी जो होते हैं हर बार वहाँ मौजूद नहीं होते जहाँ पर अपराध हो रहा हो, इमीडिएट वहाँ पर नहीं आ सकते। तो इमीडिएट नहीं आ सकते तो आप क्या कर सकते हो, तो आपको बीएनएस ने एक प्रोविज़न दे दिया कि इमीडिएट आप किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते, तब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का सहारा ले सकते हो। अपनी बॉडी के लिए तो कर ही सकते हो, अपने शरीर के प्रति कारित होने वाले अपराधों के प्रति तो कर ही सकते हो, साथ में संपत्ति का अधिकार भी आपको दे रखा है। संपत्ति की सुरक्षा के लिए भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो, खुद के लिए भी कर सकते हो, और अगर दूसरे की शरीर जान का खतरा है, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा के लिए भी आप प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। अपनी संपत्ति के लिए तो कर ही सकते हो, साथ में अगर दूसरे की संपत्ति का खतरा है तो उसकी संपत्ति की रक्षा के लिए भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। तो दोनों ही मामले आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कितना अधिकार मिलेगा, कितना अधिकार आपको मिलेगा। उतने ही बल का प्रयोग करना है जितना सामने वाला कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए जो है वो बी को एक थप्पड़ मार रहा है, तो बी सिर्फ एक थप्पड़ का ही मतलब एक घुसा मार रहा है, तो वो बी भी एक ही घुसा मारेगा। यानी कि जितना बल का प्रयोग किया जाना है उतने ही बल का प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि आप ए जो है वो एक घुसा लगा रहा है, मान लो ये एक घुसा लगाता है, तो ऐसा नहीं कि बी उठा के लाठी से वार कर देगा, बंदूक निकाल के ए को मार डालेगा या फिर ए को चाकू से मार डालेगा, ये नहीं करेगा। क्योंकि अगर बी ने ऐसा कर दिया तो वो अपनी राइट टू प्राइवेट डिफेंस में एक्सीड कर जाएगा, फिर उसका मामला मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा, जैसा भी मामला होगा वैसा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि उतने ही बल का प्रयोग करना है। यहाँ पर एक सूत्र भी ध्यान में रखना है, बल का प्रयोग उतना ही करना है जितना सामने वाला बल का प्रयोग करता है। बल का प्रयोग उतना ही करना है जितना सामने वाला बल का प्रयोग करता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सेक्शन 34 में ये भी बात बोली गई है। तो अपराध को रोकने के लिए, अगर कोई अपराध किया जाता है, अपराध को रोकने के लिए
अपराध को रोकने के लिए अगर कोई अपराध किया जाता है तब भी अपराध नहीं माना जाएगा। ये बात भी सेक्शन 34 में दे रखी है। फिर ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, इसका उपयोग जो है वो आपको सोच समझ कर करना है, यानी कि ढाल की तरह करना है, एज ए डिफेंस करना है, तलवार की तरह प्रतिशोध की तरह नहीं करना है, बदले की भावना से भी नहीं करना है, अपने आप को बचाने के लिए करना है। ठीक है, ये मामला आपको ध्यान में रखना है कि ढाल की तरह करना है, तलवार की तरह आप इसका उपयोग नहीं कर सकते। और इस पर एक लीडिंग केस है अरुण वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, AAR 2009 सुप्रीम कोर्ट का मामला है अरुण वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसमें बोला गया था कि कैसे पता चलेगा कि कोई मामला राइट टू प्राइवेट डिफेंस में गया है या नहीं गया है, ये बात कैसे पता चलेगी। तो इसी केस में सारी बातें बोली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने कि ये मामला जो है वो पता किया जाएगा परिस्थितियों से, सर्कमस्टेंसेस से पता किया जाएगा कि मामला राइट टू प्राइवेट डिफेंस का है या नहीं है। ठीक है, इसी केस में बोला गया था अरुण वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। और फिर बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर रहेगा? बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो हमेशा ही उस व्यक्ति पर रहेगा जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर रहा है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, उसी व्यक्ति पर रहेगा जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर रहा है, अनलेस कि कोई मामला ऐसा हो जहां पर कोई व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा कोई मामला नहीं आ जाए अक्यूज पर, तब नहीं होगा जब साफ साफ ऑन रिकॉर्ड दिख रहा हो। मान लो कोई CCTV फुटेज में दिख रहा हो कि दो व्यक्ति आ रहे हैं और लाठियों से मार रहे हैं आपको, और वो CCTV फुटेज में दिख रहा है और वो कोर्ट के सामने CCTV फुटेज आता है और कोर्ट वहाँ पर अपना जुडिशियल माइंड लगाता है कि हाँ इसमें जो है वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस, बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो इस अक्यूज पर नहीं रहेगा, यानी कि जिसने राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग किया उस पर नहीं रहेगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है। कोर्ट अपना अगर जुडिशियल माइंड भी लगाता है तब भी उसको लग रहा है कि नहीं, CCTV फुटेज में दिख रहा है, दो व्यक्ति आते हैं, वो आप पर लाठियाँ बरसाते हैं, तब आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, तब आप पर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं रहेगा, अनलेस इसी मामले में। अदरवाइज जितने भी मामले हैं बर्डन ऑफ प्रूफ उसी व्यक्ति पर होगा जो व्यक्ति राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं कि ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये हमेशा ही उस व्यक्ति को मिलेगा जिस पर हमला होता है। ठीक है, उसी व्यक्ति पर मिलेगा जिस पर हमला होता है। मान लो ये जो A व्यक्ति है, ठीक है, ये B पर हमला करता है, तो B प्रतिरक्षा में अपना बचाव कर सकता है। तो यहाँ पर B के पास में राइट टू प्राइवेट डिफेंस है। तो मान लो A ने B को घूसा मारा, तो A के पास में राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं होगा अगर B प्राइवेट प्रतिरक्षा में अपना अधिकार का प्रयोग कर रहा है तब। लेकिन A को कब मिलेगा? क्या A को बिल्कुल ही नहीं मिलेगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस? क्योंकि A ने ही पहले जो है वो शुरुआत की है झगड़े की। अगर A ने शुरुआत की है तो A का राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा, ये जनरल रूल है। उसके बाद A को कब मिलेगा? अगर A ने घूसा या थप्पड़ मारी है और B घूसा या थप्पड़ नहीं मारता है, बंदूक से या चाकू से वार करने के लिए आता है, तब A का प्राइवेट डिफेंस चालू हो जाएगा। ये भी आपको समझना होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं सेक्शन 97 IPC का था, सेक्शन 35 BNS को पढ़ेंगे अच्छे से। सेक्शन 35 को पढ़ेंगे। सेक्शन 35 में दे रखा है कि शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। तो यही बात जो अपने अच्छे से मैंने आपको सेक्शन 34 में ही बता दी थी कि ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये आपको दोनों ही मामलों में मिलेगा, यानी कि आपको शरीर के प्रति होने वाले अपराधों के विरुद्ध भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा और संपत्ति के प्रति कारित होने वाले अपराधों में भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। दोनों ही मामलों में, दोनों ही केस में आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, क्या खुद के ही प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? आपको खुद की प्रतिरक्षा का प्राइवेट डिफेंस मिलेगा? ऐसा भी नहीं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके आंखों के सामने अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध हो रहा है तो आप उसको बचाने के लिए भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाता हूँ। ये आप हो A, ठीक है, और यहाँ पर कोई व्यक्ति है X नाम का, और यहाँ पर B व्यक्ति आता है
और बी व्यक्ति आकर के एक्स को मारने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर आप बी के विरुद्ध एक्स को बचाने के लिए प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। बी के विरुद्ध, इसके विरुद्ध आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। इस बी के विरुद्ध, इसको बचाने के लिए, इसको सेव करने के लिए आप इसके विरुद्ध, यानी कि दूसरे को बचाने के लिए भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग किया जा सकता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और फिर उसके बाद ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है कि दूसरे की संपत्ति को बचाने के लिए भी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। ये बात सेक्शन 35 में दे रखी है। ठीक है, फिर सेक्शन 36। सेक्शन 36 इतना कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो मान लो पागल है, और पागल व्यक्ति का जो कार्य होता है, विकृत व्यक्ति का, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति का कार्य जो होता है वो उसके परिणामों को जानने की उसको क्षमता नहीं होती है, तो वो तो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उसका कार्य तो अपराध माना ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो अपराध कर रहा है, मान लो एक व्यक्ति है, वो पागल है और वो आपको मारने के लिए आता है, मान लो आप भी हो, आपको मारने के लिए आता है, तो आप उसके विरुद्ध वैसे ही राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो जैसे ए अगर साउंड माइंड का होता। मतलब कि अगर ए पागल व्यक्ति है और वो अगर मान लो आप बी और आपको मारने के लिए आता है, तो आप ए के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर पागल की जगह हो सकता है इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो, यानी कि शराब पीकर के कोई व्यक्ति मेंसरिया हालत क्रिएट करने की हालत में तो होता नहीं है, नशे की हालत में अगर वो कोई जान से मारने के लिए प्रयास करता है, तब आप उसके विरुद्ध भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। ये बात दे रखी है सेक्शन 36 ऑफ बीएनएस में। जब आप इसकी लैंग्वेज को पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो पीडीएफ है आपको मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से सारी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी टॉपिक पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर, आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो सेक्शन 98 बस इतना ही कहता है, सेक्शन 36 बस इतना ही कहता है कि आपको तब भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा जब सामने वाला व्यक्ति या तो क्या हो, या तो अनसाउंड माइंड का व्यक्ति हो, या कोई माइनर ऐसा व्यक्ति हो जो 7 साल से कम का है, समझने की क्षमता नहीं रखता है, या फिर कोई इंटॉक्सिकेटेड जो नशे की हालत में हो, मेंसरिया एब्सेंस है, यानी कि मेंसरिया क्रिएट करने की हालत में नहीं है, तब भी उसके खिलाफ भी आपके पास में राइट टू प्राइवेट डिफेंस होगा। सेक्शन 36 बस इतना ही कहती है। फिर उसके बाद में सेक्शन 37, इसके इलस्ट्रेशन को जब आप पढ़ोगे ना 36 के, तो आपको पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ए पागलपन के असर में बी को जान से मारने का प्रयत्न करता है। ए किसी अपराध का दोषी नहीं है, ये तो बिल्कुल अपराध का दोषी नहीं है, किंतु बी के पास भी प्राइवेट डिफेंस का राइट होगा जो वह ए के स्वच्छित यानी कि साउंड माइंड होने की दिशा में रखता। अब देखो कई बार ऐसा होता है गुड फेथ में भी, कई बार ये जो इलस्ट्रेशन सेकंड है ये बात कर रहा है उस कार्य के विरुद्ध प्रतिरक्षा की जो भ्रम में किया गया हो, इसका इलस्ट्रेशन सेकंड जब आप पढ़ोगे बेरेक का तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ए रात्रि में एक ऐसे ग्रह में प्रवेश करता है जिसमें प्रवेश करने के लिए वो वैध रूप से हकदार है, उसको जाने का अधिकार है ए को उस घर में। बी सद्भावना पूर्वक ए को क्या समझ लेता है, ग्रह भेदक समझ लेता है और ए पर आक्रमण करता है। यहाँ बी इस भ्रम के अधीन ए पर आक्रमण करके कोई अपराध नहीं कर रहा है। बी क्या कर रहा है, गुड फेथ में कार्य कर रहा है, भ्रम के अधीन कार्य कर रहा है, तो बी का जो कार्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। किंतु ए के पास में भी बी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का वही अधिकार मिलेगा जो उसको तब मिलता है जब वो भ्रम के अधीन कार्य नहीं करता। तो यानी कि कहने का मतलब वही है कि मेंसरिया एब्सेंस है, फिर भी राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा ही मिलेगा। बस इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिर उसके बाद में सेक्शन 37 कह रहा है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है आपको नहीं मिलेगा
राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। कब नहीं मिलेगा? जब कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी कर रहा हो गुड फेथ में और आपको पता नहीं है कि वो पब्लिक सर्वेंट है, ठीक है, और आपको कोई जान का खतरा नहीं है, कोई भी गंभीर चोट का खतरा नहीं है, और वो आपको आकर के पकड़ता है या कोई ऐसे मान लो आपके विरुद्ध थोड़ा बहुत भी ऐसा कोई एक्ट कर लेता है या कोई थप्पड़ मार लेता है या आपको कॉलर से पकड़ लेता है, तो आप उस पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं करोगे, चाहे उसका कार्य कितना भी न्यायपूर्ण ना हो, मतलब कि कितना भी गलत हो कार्य उसका, लेकिन फिर भी आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। ये बात सेक्शन 37 में दे रखी है। ये आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है इस बात को लेकर के कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, मान लो कोई पुलिस अधिकारी है और वो आता है और किसी व्यक्ति के मान लो आता है, जान का खतरा नहीं है, अनलेस कि जान का खतरा नहीं है, गंभीर चोट ग्रीवियस हर्ट का खतरा भी नहीं है, उन दोनों केसेस को छोड़ के अगर आपको पकड़ता है, आपको कॉलर से पकड़ता है या आपको थप्पड़ भी मारता है, तब भी आपको वो अगर गुड फेथ में कार्य कर रहा हो, बस ये भी सत्य है कि आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो पुलिस अधिकारी है, लोक सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, वो गुड फेथ में कार्य कर रहा हो, साथ में वो अपनी ड्यूटीज़ में कार्य कर रहा हूँ, ड्यूटी निभा रहा हूँ, और अगर वो आपको कॉलर से पकड़ता है या थप्पड़ मारता है तो फिर आप उसके विरुद्ध राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं करोगे, क्योंकि सेक्शन 37 साफ साफ मना कर दिया है कि आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। ये बात दे रखी है सेक्शन 37 में, और ये बात भी दे रखी है सेक्शन 37 में कि उन केसेस में भी आपको नहीं मिलेगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस जब आपके पास में पर्याप्त समय था पुलिस को इत्तला करने का, आपके पास में पर्याप्त समय था, पुलिस की आप हेल्प ले सकते थे लेकिन आपने नहीं ली, तो तब आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति आपको ये कहता है कि मैं आपको शाम को देख लूँगा, यानी कि शाम को मैं आपके घर पे आकर के आप पर हमला करूंगा, तो आपके पास में सुबह अगर ये फ़ोन करके कहते हैं तो आपके पास में इतना समय पर्याप्त है, इनफ है इतना समय कि आप सफिशिएंट आपके पास में वक्त है कि आप जा करके पुलिस को इत्तला कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि फिर आप कहते हो कि कोई बात नहीं, वेट करते हो और फिर आप के पास में राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो आपको तब भी नहीं मिलेगा। जब आपके पास में पुलिस की सहायता के लिए वक्त है और पुलिस की सहायता नहीं लेते हो तब आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा। अगर इमीडिएट कोई एक्शन हो जाता है, तब ही आपको राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिलेगा। ये बात पे आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का कॉन्सेप्ट आपका जन्म के लिए दूर हो जाएगा अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को कॉन्सेप्ट के साथ में समझ लिया तो, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप पुलिस की हेल्प ले सकते हो, इतना समय आपके पास में है, तब आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस का अधिकार खत्म हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर सेक्शन 38 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 38 जो है वो ये बात करता है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस जो है सेक्शन 38 जो 100 है वो आईपीसी का रहेगा, और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो कोई भी दोहरा नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन 100 और सेक्शन 38 दोनों ही सिमिलर है। 38 बीएनएस की है और 100 आईपीसी की है। दोनों ही एक ही बात कहती है दोनों सेक्शंस कि आप सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकते हो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस में सामने वाले व्यक्ति की जान ले सकते हो, यानी कि मृत्यु तक विस्तारित हो सकता है ये प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार। लिखा हुआ भी है शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का, तो ये आपको ध्यान में रखना है, शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात की गई है, संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात नहीं की गई है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। आगे वाले सेक्शन में कवर करेंगे कब संपत्ति के प्रतिरक्षा के अधिकार में जान लेने का आपकी सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है सेक्शन 38 में, शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होता है, कब होगा। देखो एक एक
मैं आपको एक एक बात आपको अच्छे से समझाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहला, जब आपको लग रहा हो कि सामने वाला व्यक्ति आपकी डेथ कॉज कर लेगा, यानी कि सामने वाला व्यक्ति आपकी डेथ कॉज कर लेगा, आप पर कोई हमला करने के लिए आता है, ऐसा हमला करता है, बंदूक से हमला कर रहा है, गोली चला रहा है, आप बच रहे हो, या फिर कोई चाकू लेकर के आ रहा है, तलवार लेकर के आ रहा है, जान से मारने के आशय से आप पर वार कर रहा है, आप बच रहे हो, तो आप उस केस में सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। पहला तो मामला ये हो गया। और ग्रीवियस हर्ट का भी मामला हो, ये भी आपको समझना है। जान तो जाने का खतरा ही हो, साथ में ऐसा भी आपको लगता है कि आपको ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, गंभीर छोटे कारित हो जाएगी अगर आपने सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज नहीं की, तो तब भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। ये बात पहले पॉइंट में दे रखी है। सेकंड वाले पॉइंट में ये दे रखी है, ये गंभीर चोट वाली सेकंड वाले पॉइंट में आ गई। फिर तीसरे वाले में, अगर कोई व्यक्ति रेप अटेम्प्ट कर रहा है, ये स्पेशली बनाया गया है महिलाओं के लिए, और सबसे बढ़िया प्रोविज़न दे रखा है कि अगर कोई व्यक्ति रेप अटेम्प्ट कर रहा है तो उसकी भी जान ले सकते हो, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में उसकी भी जान ले सकते हो, यानी कि उसको उसकी डेथ कॉज कर सकते हो। यानी कि आप अगर उसकी डेथ कॉज करते हो तो आपने कोई अपराध नहीं किया, ऐसा माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा आपने कोई अपराध नहीं किया। लेकिन आपको यहाँ पर एक और बात समझनी होगी कि अगर कोई व्यक्ति है वो आपके सामने किसी और महिला के साथ में, किसी महिला के साथ में रेप करने के लिए जा रहा है, रेप कर रहा है, उस दशा में भी आप उस व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो, यानी कि उस महिला को बचाने के लिए भी डेथ कॉज की जा सकती है। ये बात भी सेक्शन 38 और आईपीसी के सेक्शन 100 में दे रखी है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है कि आपके सामने कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ रेप कर रहा हो तो उसको बचाने के लिए उसका डेथ कॉज आप कर सकते हो उस व्यक्ति का। फिर आता है मामला अननेचुरल लस्ट के लिए भी, यानी कि प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से कोई व्यक्ति हमला कर रहा है तो उसके लिए भी आप उसकी जान डेथ कॉज कर सकते हो, यानी कि जान से मार सकते हो उस व्यक्ति को, तो तब भी आपका कार्य जो है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। फिर कोई किडनैपिंग है या फिर एब्डक्टिंग या फिर किडनैपिंग, तो उस मामले में भी आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। फिर उसके बाद में आ जाएगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा हूँ, सदोष परिरोध कर रहा हूँ, यहाँ पर सदोष अवरोध की, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट की बात ही नहीं की जा रही है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट की बात की जा रही है। कोई व्यक्ति रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर रहा हो और तब आपको लग रहा हो कि आपकी जान जा सकती है, जान से मारने के लिए सदोष परिरोध किया जा रहा है, तो तब आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद आता है 7 नंबर पॉइंट। 7 नंबर पॉइंट को जोड़ा गया था, ये अमेंडमेंट किया गया था 2013 के अमेंडमेंट के बाद में जोड़ा गया था। कोई एसिड अटैक कर रहा हो, ये भी स्पेशली महिलाओं के लिए जोड़ा गया है। कोई व्यक्ति है जो एसिड अटैक कर रहा हो तो उसकी भी आप डेथ कॉज कर सकते हो। और यहाँ तक कि रेप के अटेम्प्ट के लिए भी डेथ कॉज कर सकते हो, एसिड अटैक के अटेम्प्ट के लिए भी डेथ कॉज कर सकते हो, दोनों ही मामलों में डेथ कॉज कर सकते हो। ग्रीवियस हर्ट का अगर आपको खतरा हो तो उस मामले में भी डेथ कॉज की जा सकती है। ये बात दे रखी है सेक्शन 38 और आईपीसी की सेक्शन 100 में, दोनों को ही समझना होगा। आईपीसी की सेक्शन 100 है और बीएनएस की सेक्शन 38 है, दोनों ही समझनी होगी आपको। चलिए फिर नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी होगी सेक्शन 38 में कि आप तब ही जान लोगे सामने वाले व्यक्ति की जब वास्तव में परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हों कि आपकी जान जाने का खतरा हो, आपकी जान जाने का खतरा हो, तब ही आप उस व्यक्ति की राइट टू प्राइवेट डिफेंस में डेथ कॉज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं लोगे। सेक्शन 39 क्या कहता है? सेक्शन 39 बस इतना ही कहता है कि जो परिस्थितियाँ सेक्शन 38 में नहीं बन रही हैं तो उनके अलावा आप डेथ कॉज करने के अलावा कोई भी सती यानी कि सेल्फ डिफेंस में, राइट टू प्राइवेट डिफेंस में कोई भी सती कारित कर सकते हो, लेकिन डेथ कॉज नहीं कर सकते। बस सेक्शन 39 में इतना ही दे रखा है। फिर उसके बाद में सेक्शन 40 की बात करेंगे।
सेक्शन 40 ये बात करता है कि ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा और कब ये समाप्त हो जाएगा। तो राइट टू प्राइवेट डिफेंस कब बना रहेगा, कब शुरू होगा? जब जान का खतरा हो, शरीर के प्रति कोई भी खतरा हो, शरीर के प्रति या तो ग्रेवियस हर्ट का खतरा हो या फिर डेथ कॉज करने का खतरा हो, अगर कोई भी अपराध का खतरा बन रहा हो, युक्तियुक्त आशंका बन रही हो, शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका बन रही हो, तब राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान देना, तब राइट टू प्राइवेट डिफेंस शुरू हो जाता है। और कब खत्म होगा? जब खतरा टल जाएगा तो ये जो राइट टू प्राइवेट डिफेंस है ये खत्म हो जाएगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति है जो जाता है बी को जान से मारने के लिए उस पर लाठियों से वार करता है। बी अपने बचाव में ए को रोकता है और भीड़ भी आ जाती है वहाँ पर और दोनों का झगड़ा रुक जाता है और ए वहाँ से चला जाता है। अब बी जो है अब खतरा टल चुका है, बी पर कोई जान का खतरा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर बी का राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो चुका है। अब बी का राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो चुका है क्योंकि खतरा टल चुका है। ए को भीड़ ने भगा दिया है, वहाँ पर जो लोग जमा हुए हैं उन्होंने किसी भी तरह झगड़े को ख़त्म कर दिया और वहाँ से ए को भगा दिया। तो यहाँ पर बी का जो है वो प्राइवेट डिफेंस, राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि बी वेट करेगा शाम के वक्त कि जब शाम के वक्त ए आएगा तो उस पर हमला करेंगे। तो ये तब तक बना नहीं रहेगा, तब तक ही बना रहेगा जब तक खतरा है। जब तक खतरा बना रहता है तब तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस आप यूज़ कर सकते हो। खतरा टल गया, राइट टू प्राइवेट डिफेंस खत्म हो जाएगा। अब तक आपने जो पढ़ा था, आपने शरीर के प्रति राइट टू प्राइवेट डिफेंस को पढ़ा, प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को पढ़ा। लेकिन अब आगे आप पढ़ोगे संपत्ति के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को पढ़ोगे। सेक्शन 41 और आईपीसी की सेक्शन 103 यानी कि आईपीसी की धारा 103 और बीएनएस की धारा 41 बात करती है संपत्ति के प्रति जो भी अपराध कारित होते हैं उनमें आपको प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? कि मान लो कि आप ये जो बात बोली गई है सेक्शन 41 में जो बात बोली गई है वो बात बोली गई है कि आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। डेथ कॉज कर सकते हो कब कर सकते हो? जब रॉबरी हो रही हो, एट द टाइम ऑफ रॉबरी, यानी कि रॉबरी के समय आप अपनी जान बचाने के लिए सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो। सेक्शन 41 में बस इतना ही बोला है कि संपत्ति की रक्षा के लिए सामने वाले व्यक्ति की कब जान ली जा सकती है, कब उसकी डेथ कॉज की जा सकती है, उन परिस्थितियों को बताया गया है सेक्शन 41 में। तो आपको बस इतना ही पढ़ना है कि जब रॉबरी यानी कि लूट हो रही हो या फिर हाउस ब्रेकिंग हो रही हो, रात्रि गर्भवेदन, तो उस समय इन दोनों मामलों में आप डेथ कॉज कर सकते हो। ये बात अच्छे से लिखी गई है यहाँ पर बैरेक्ट में। ठीक है, तो आपको समझना है कि संपत्ति की प्रतिरक्षा के लिए सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कब करोगे। एक तो लूट का मामला बन रहा हो, रॉबरी का केस बन रहा हो, दूसरा हाउस ब्रेकिंग का मामला बन रहा हो यानी कि रात्रि गर्भवेदन का मामला बन रहा हो। फिर उसके बाद में मिस्चीफ के बारे में बोला गया, रिष्टी के बारे में बोला गया। रिष्टी यानी कि ऐसी रिष्टी जो कोई व्यक्ति मान लो आग लगा रहा है, जहाँ पर कोई व्यक्ति मतलब रहवासी मकान है, रहवासी मकान मतलब कि जहाँ लोग रहते हैं वहाँ पर कोई व्यक्ति आग लगाता है, तो उस केस में भी आप जान ले सकते हो। ठीक है, और चोरी, रिष्टी, गृह अतिचार में तब आप डेथ कॉज कर सकते हो जब आपके ऊपर जान का खतरा बनाया हो, आपके ऊपर जान का खतरा बनाया हो तब, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। तो ये जो केस है ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस बता रहे हैं। अदर ये जो तीसरी और चौथी कंडीशन जो है, ये तीसरा और चौथा जो पॉइंट है ये स्पेशल सर्कमस्टांसेस बताते हैं। आप नॉर्मली जो है वो लूट यानी कि रॉबरी और हाउस ब्रेकिंग में सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज कर सकते हो, डेथ कॉज कर सकते हो। ये बात दे रखी है सेक्शन 41 में। ठीक है, डेथ कॉज कर सकते हो। लेकिन
ये जो तीसरी और चौथी कंडीशन है, ये स्पेशल कंडीशन दे रखी है, ये आपको समझना होगा इसको अच्छे से। अगर रिष्टि है, चोरी है और गृह अतिचार है, सामान्य बातें हैं, तब आप डेथ कॉज नहीं कर सकते राइट टू प्राइवेट डिफेंस में। ये बात ध्यान रखनी है अच्छे से। अगर रिष्टि है, सामान्य रिष्टि है, सामान्य चोरी है और सामान्य गृह अतिचार है, तो उस मामले में आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज नहीं कर सकते अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा के मामले में। अपनी संपत्ति की प्रतिरक्षा तो कर ही सकते हो, साथ में ये भी प्रोविज़न आपको ध्यान में रखना है कि आप किसी दूसरे की संपत्ति को बचाने के लिए भी इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप पढ़ोगे सेक्शन, वेरी नेक्स्ट सेक्शन 42 को पढ़ोगे। 42 में क्या बात बोली गई है? 42 में यही बात बोली गई है कि कब आप जान से नहीं मारोगे, यानी कि डेथ कॉज नहीं करोगे सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज नहीं करोगे। कब नहीं करोगे? कि जो सेक्शन 41 में परिस्थितियाँ दे रखी है, उन परिस्थितियों में अगर कोई मामला नहीं बन रहा है, उन परिस्थितियों को छोड़ के उनके अलावा जो भी परिस्थितियाँ हैं, तो आप सामने वाले व्यक्ति की डेथ कॉज नहीं कर सकते। चाहे तो उसकी कोई दूसरी अपानी कारित कर सकते हो, लेकिन डेथ कॉज तो नहीं कर सकते। अगर डेथ कॉज कर दी तो आपका मामला चला जाएगा या तो मर्डर में या फिर कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा या फिर डेथ में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीधी बोली गई है मृत्यु से भिन्न कोई अपानी स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो सेक्शन है वो 43 ये कहता है कि जो ये संपत्ति की प्रतिरक्षा का अधिकार है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है, ये कब तो प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा और कब खत्म हो जाएगा, ये भी बातें इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रोविज़न आपको जानना ही चाहिए। तो सेक्शन 43 में ये दे रखा है कि अगर चोरी की सिचुएशन है, चोरी का केस है, तो चोरी के केस में तब तक बना रहेगा राइट टू प्राइवेट डिफेंस संपत्ति के प्रति जब तक चोरी बनी रहती है, तब तक राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी बना रहेगा। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि जब तक खतरा बना रहता है तब तक आप संपत्ति का खतरा बना रहता है, तब तक आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। चोरी के केस में जब तक चोरी बनी रहती है, जब तक चोरी यानी कि चोर जो हैं वो चोरी वाली जगह से चले नहीं जाते, तब तक आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो, उसके अलावा नहीं करोगे। और लूट के विरुद्ध ये भी दे रखा है, लूट के विरुद्ध, रॉबरी के विरुद्ध आपको तब तक जब तक कि आपके ऊपर खतरा बना रहता है, भय बना रहता है, तब तक आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकते हो। अगर वो खतरा टल जाता है तो आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस भी खत्म हो जाएगा। फिर लास्ट सेक्शन जो है वो दे रखा है सेक्शन 44। अब सेक्शन 44 जो है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना होगा सेक्शन 44 को। सेक्शन 44 में क्या बात दे रखी है कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करना है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस का प्रयोग करना है, लेकिन किसी निर्दोष व्यक्ति की जान भी जा रही हो, उसमें निर्दोष व्यक्ति की जान जा रही हो, मतलब आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस प्रयोग कर रहे हो, लेकिन आप किसी निर्दोष व्यक्ति की जान लिए बिना आप उसका प्रयोग ही नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में क्या होगा? जब आप इसकी इलस्ट्रेशन को पढ़ोगे कि ए पर एक भीड़ द्वारा आक्रमण किया जाता है, जो उसकी हत्या कारित करने का प्रयत्न करती है। ए उस भीड़ पर गोली चलाए बिना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता था, और ए भीड़ में उसको पता है कि भीड़ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो इसको एक इलस्ट्रेशन के जरिए समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये ए है और ये एक भीड़ है। अब ये भीड़ जो है वो ए पर हमला कर रही है, ए को जान से मारने के लिए उसके पीछे भाग रही है, और इस भीड़ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं,
और कुछ महिलाएं भी हैं। अब ए अपनी जान बचाने के लिए, अब उसको पता है कि ये वो भीड़ जो है वो उसको जान से मारने के लिए, ये जो भीड़ है, ये जो भीड़ बनी हुई है, ये भीड़ ए को जान से मारने के लिए उसके पीछे भागती है। और ए को पता है कि अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है, अपना यानी कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करना चाहता है, प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करना चाहता है, और उसको पता है कि वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग करेगा तो ये जो छोटे बच्चे हैं इनको गोली लग सकती है, यानी कि गोली चलाए बिना राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं किया जाता है। किसी न किसी को तो अपानिकारित हो जाएगी, ये उसको पता है, लेकिन फिर भी अगर वो अपनों को बचाने के लिए गोली फायर करता है, यानी कि गोली चलाता है और किसी निर्दोष बच्चे को लग जाती, निर्दोष व्यक्ति को लग जाती है और व्यक्ति मर जाता है, तो ए का कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। बस यही बात बोल रखी है सेक्शन 44 में। बीएनएस के सेक्शन 44 में यही बात बोली गई है कि कोई भीड़, मान लो इलस्ट्रेशन के जरिए कि कोई व्यक्ति प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर रहा है और प्राइवेट डिफेंस के उपयोग में किसी निर्दोष व्यक्ति को अपानिकारित किए बिना प्राइवेट डिफेंस का उपयोग नहीं किया जा सकता, तब प्राइवेट डिफेंस का उपयोग कर सकता है, भले ही निर्दोष व्यक्ति को अपानिकारित हो, अपनी जान बचाने के लिए तो कर ही सकता है। तो यहाँ पर वही ए कर रहा है, ए अब भीड़ से अपने आप को बचाने के लिए गोली चलाता है और गोली जाकर के बच्चे को लग जाती है, छोटे छोटे बच्चों को जाकर के लग जाती है, बच्चे मर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ए का कार्य जो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, ए का कार्य जो है वो अपराध नहीं बनेगा, क्योंकि ए को पता है कि वो किसी निर्दोष व्यक्ति की जान खतरा जो है वो अपानिकारित किए बिना अपने आप को नहीं बचा सकता, तो ए ऐसा ही करेगा। तो अगर ए ऐसा करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस में, तो ए पर कोई भी चार्जेस फ्रेम नहीं किए जाएंगे और बीएनएस के तहत वो पनिश नहीं किया जाएगा। बस ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। सेक्शन 44 में इलस्ट्रेशन भी दे रखा है, तो यही दे रखा है। इलस्ट्रेशन भी जब आप पढ़ोगे तो ये इलस्ट्रेशन मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। तो सेक्शन 44 में यही बात बोली गई है, घातक हमले के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार जबकि निर्दोष व्यक्ति को अपहानि होने की जोखिम है तो उस समय भी किया जा सकता है, ये राइट टू प्राइवेट डिफेंस मिल जाएगा। तो ये सेक्शन 34 से लेकर के 44 तक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ लिया, समझ लिया है इसी वीडियो में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर कोई सेक्शन पर्टिकुलर कोई सेक्शन अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसके लिए अलग से एक यूट्यूब पर वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो एक बार के लिए वापस से वीडियो देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, डाउट जो भी हो मैं आपके डाउट को क्लियर कर दूंगा। और कोई पर्टिकुलर सेक्शन आपको समझ में नहीं आती तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आ जाऊँगा। धन्यवाद।